गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि मैंने कहा था, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन या मानव जनन। तो उसमें हम देखते हैं किस तरह से कार्य करते हैं। तो आप मेरे साथ बने रहें और अपना देखिए। इसमें अब हम पढ़ेंगे मानव जनन। मानव जनन में हम पढ़ेंगे मानव जनन। ठीक है। मानव जनन में 5 प्रक्रियाएं होती हैं। एक नंबर होती है युग्मक जनन। युग्मक जनन के बाद आता है वीर्य सेचन। वीर्य सेचन के बाद निषेचन। निषेचन के बाद अंतःरोपण। अंतःरोपण के बाद गर्भावधि। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये होते क्या है। ठीक है। तो युग्मक जनन में क्या होता है? शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? युग्मक जनन में शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है। युग्मक जनन के बाद आता है वीर्य सेचन। 2 नंबर प्रक्रिया कौन सी आती है? वीर्य सेचन। वीर्य सेचन के बाद वीर्य सेचन में होता है शुक्राणु का मादा योनि में स्थानांतरण को वीर्य सेचन कहते हैं। ठीक है। वीर्य सेचन के बाद होता है निषेचन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फर्टिलाइजेशन। और इस निषेचन में होता क्या है? शुक्राणु एवं अंडाणु है ना, उन दोनों का संलयन होता है। शुक्राणु और अंडाणु जब मिलेंगे तो युग्मन बनाएंगे और उस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे। ठीक है। अब आता है 4 नंबर प्रक्रिया जिसे बोलते हैं अंतःरोपण। अंतःरोपण क्या है? युग्मनज की ब्लास्टोसिस्ट अवस्था गर्भाशय जुड़ी होती है। ब्लास्टोसिस्ट गर्भावस्था मतलब गर्भाशय की जो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था है वो गर्भाशय से जुड़ी रहती है, उसे अंतःरोपण कहते हैं। ठीक है। अब आता है गर्भावधि। ये जो गर्भावधि होती है ये भ्रूण का विकास के जो अवधि होती है, जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं भ्रूण का विकास या भ्रूण का गर्भावधि। और इस भ्रूण की गर्भावधि के पश्चात आती है प्रसव। प्रसव जिसमें शिशु का जन्म होता है, उस प्रक्रिया को कहते हैं प्रसव। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नर जनन तंत्र के बारे में। तो आप हेडिंग डाल दीजिए नर जनन तंत्र। हाँ, हेडिंग डाल लीजिए नर जनन तंत्र। तो नर जनन तंत्र में क्या होता है? एक जोड़े वृषण होते हैं, सहायक जनन ग्रंथियाँ होती है, जनन ग्रंथियाँ होती है और बाह्य जनांग होते हैं। वृषण को टेस्टिड कहते हैं, जो प्राथमिक लैंगिक अंग है। शुक्राणु जो प्राथमिक लैंगिक अंग है नर का। ठीक है। अब हम इसके बारे में आगे विस्तार से पूरी जानकारी पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं वृषण के बारे में कि वृषण क्या होता है, कैसे कार्य करता है आदि। वृषण को अंग्रेजी में कहते हैं टेस्टिड। ये मेसोडर्म से विकसित होता है और उदर में होता है, उदर के बाहर व नीचे की ओर स्थित होता है। इसे एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कहते हैं, जो उदर के गुहा के नीचे की ओर स्थित होता है। ठीक है। तो और ये वृषण है, वृषण कोष में पाया जाता है, जिसे स्क्रोटम कहते हैं। वृषण कोष को स्क्रोटम कहते हैं। आशा करता हूँ कि ये आपके समझ में आ गया होगा। तो आगे हम देखते हैं इसके बाद में कि जो वृषण होता है, वृषण शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री तक कम होता है, जो शुक्राणु जनन के लिए
सही तापमान होता है शरीर का तापमान से 2 से 3 डिग्री तापमान कम रखता है, 2 से 3 डिग्री तापमान। ठीक है, तो ये तो हो गया वर्षण हमारा। अब हम वर्षण के बाद ये है वर्षण की संरचना, जिसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगा विस्तार से। तो ये एक ऐसी संरचना बनी हुई है जो आपको दिख रही होगी। इसमें जो ये बाह्य है, वो बाहर जो परत दिख रही है, ये तो है वर्षण कोश। ये जो दिख रहा है ये है वर्षण योजिनी। और ये जो बीच में जो सेम के आकार का है, जो इसे वर्षण बोलते हैं या टेस्टी बोलते हैं, वो एक ही बात से वर्षण बोलो या टेस्टी हो, हिंदी इंग्लिश कुछ भी कहो। जो ये एक दिख रहा है स्पर्मेटिक कोर्ड की तरह दिख रहा है, इसे बोलते हैं वर्षण रज्जुक। ये है वर्षण रज्जुक, इसे वर्षण रज्जुक बोलते हैं। और ये बार डार्टोज पेशियाँ, ये बार वाली बार डार्टोज पेशियाँ, स्पर्मेटिक ये जो क्रीमिस्टर पेशियाँ हैं, ये जो बनी हुई है वो क्रीमिस्टर पेशियाँ, ये वर्षण कोश। ये है जो इसे बोलते हैं इंग्विनल कैनाल, इसे बोलते हैं इंग्विनल कैनाल। ठीक। और जो ये वर्षण रज्जुक है वो रुधिर वाहिकाओं और तंत्रिका रेशों आदि के लिए कार्य करते हैं, शुक्रवाहियों की तरह कार्य करते हैं। और ये है वर्षण योजिनी, जो ये दिख रहा है आपको, ये है वर्षण योजिनी। ठीक है, अब हम देखते हैं वर्षण का जो विकास है वो कहाँ होता है। वर्षण का विकास होता है उदरीय गुहा में। कहाँ पर होता है वर्षण का विकास? उदरीय गुहा में वर्षण का विकास होता है। जो गर्भकाल के या 7वें महीने पर वर्षण इंग्विनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम में स्थानांतरित हो जाता है। इंग्विनल कैनाल से होते हुए स्क्रोटम में स्थानांतरित हो जाता है। अब वह आगे देखिए कि यदि वर्षण स्क्रोटम या वर्षण कोश में नहीं आ पाते हैं तो उस अवस्था को गुप्त वर्षणता या क्रिप्टोडेमिज्म नाम से जाना जाता है, या वर्षण की गुप्तता को दर्शाते हैं। इसमें वर्षण है वो गुप्त रहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जो वर्षण को कि शल्य तकनीक से वर्षण को स्क्रोटम से अलग किया जाता है, जिससे बोलते हैं ऑर्क्योपेक्सी, जो वर्षण को स्क्रोटम या वर्षण कोश से स्थानांतरित करती है। ये एक शल्य चिकित्सा द्वारा किया जाता है ये सारा कुछ। अब हम पढ़ते हैं मानव के वर्षण की संरचना। हम पढ़ेंगे मानव के वर्षण की संरचना। ठीक है, वर्षण को आवृत करने के लिए 3 परतें होती है। 1 नंबर ट्यूनिकल वेजिनल्स, ट्यूनिका एल्बुनिया, ट्यूनिका वेस्कुलम या आंतरिक परत। ठीक है, ये जो आपको दिख रही है ये बाहर वाली, ये जो बाहरी परत दिख रही है, इस परत को बोलते हैं ट्यूनिका वेजिनल, सबसे बाह्य परत होती है। इसके बाद आपको दिख रही है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो वर्षण के चारों ओर को कवर करती है। देखो, ये वर्षण को चारों ओर से आवृत करे हुए है। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और अब आपको ये दिख रहा होगा, ये यहाँ पर ये पालियाँ दिख रही होगी ऐसे कुछ करके, इससे बोलते हैं वर्षण लोब्यूज या वर्षण पालियाँ। ये वर्षण की पालियाँ हैं, इन्हें वर्षण लोब्यूज बोलते हैं। और जो ये अंदर लाल रंग के दिख रहे हैं ये होती हैं वर्षण नलिकाएं, इन्हें बोलते हैं वर्षण नलिकाएं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब वर्षण की संरचनात्मक इकाई देखते हैं। वर्षण है वो पालियों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक वर्षण में 200 से 250 पालियाँ होती है। कितनी? 200 से 250 पालियाँ होती हैं। एक वर्षण में 200 से 250 पालियाँ।
होती है। प्रत्येक वर्षण की पाली में 1 से 3 कुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं उपस्थित होती है। क्या होता है? प्रत्येक वर्षण की पाली में 1 से 3 कुंडलित शुक्रजनन नलिकाएं उपस्थित होती है। अब पढ़ते हैं शुक्रजनन नलिकाएं। इसे सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं। इसके भीतर 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जो शुक्रजनन नलिकाएं होती हैं उनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। एक तो होती है नरजनन कोशिकाएं जो द्विगुणित होती है, और एक होती है सर्टोली कोशिकाएं, वो भी द्विगुणित होती है। जो नरजनन कोशिकाएं, इसमें मियोसिस के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। नरजनन कोशिकाओं में क्या होता है? मियोसिस के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे 2 नंबर आते हैं सर्टोली कोशिकाएं। सर्टोली कोशिका ये भी द्विगुणित होती है। ये सर्टोली कोशिकाएं 3 भागों में विभक्त होती है। मतलब या इसके कार्य हम पढ़ते हैं। शुक्राणु की वृद्धि व परिपक्वन हेतु पोषण प्रदान करती है। सर्टोली कोशिकाएं क्या करती है? शुक्राणु की वृद्धि व परिपक्वन हेतु पोषण प्रदान करती है। दूसरा है इनहिबिन। क्या इनहिबिन हार्मोन का स्त्रावन करती है। सर्टोली कोशिकाएं क्या करती है? इनहिबिन हार्मोन का स्त्रावन करती है। ठीक है। तीसरा इसका कार्य है रुधिर वर्षण अवरोधक, या यह रुधिर वर्षण अवरोधक का कार्य करती है। क्या करती है सर्टोली कोशिकाएं? रुधिर वर्षण अवरोधक का कार्य सर्टोली कोशिकाएं करती है। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैंने आपको बता दिया है कि कैसे होता है, सर्टोली कोशिकाएं के बारे में बताया, वर्षण के बताया, वर्षण कोश के बारे में बताया। तो अब हम आगे कल कुछ अलग पढ़ेंगे, इसलिए आप अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें।